हे एवरीवन, वेलकम बैक। अभी तक हमने एमएचसी मॉलिक्यूल के बारे में समझा। हमें पता चला कि एमएचसी मॉलिक्यूल सेल के सरफेस पर पेप्टाइड को डिस्प्ले करते हैं, लेकिन ये पेप्टाइड एमएचसी के ऊपर आते कहाँ से हैं और ये कैसे पहुँचते हैं एमएचसी तक, और बॉडी को पता कैसे चलता है कि कौन सा पेप्टाइड CD8 टी सेल को और कौन सा CD4 टी सेल को रिप्रेजेंट करना है। इसी पूरी जर्नी को बोलते हैं एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो चलिए अब इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो डिफरेंस समझते हैं कि एंटीजन प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है। एंटीजन प्रोसेसिंग का मतलब है किसी प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में तोड़ना, और एंटीजन प्रेजेंटेशन का मतलब है उन पेप्टाइड्स को एमएचसी मॉलिक्यूल के ऊपर लोड करके टी सेल को दिखाना। यानी पहले प्रोटीन कट होगा, फिर एमएचसी पर लोड होगा और फाइनली टी सेल उसे रिकॉग्नाइज करती है। ये तीन स्टेप हमेशा इसी ऑर्डर में होते हैं। उसके बाद बात करते हैं दो टाइप के एंटीजन की, एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस। इम्यून सिस्टम के लिए ये दोनों कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोजिनस एंटीजन सेल के अंदर बनते हैं, फॉर एग्जांपल वायरल प्रोटीन, ट्यूमर प्रोटीन एंड इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया के प्रोटीन्स। एक्सोजिनस एंटीजन सेल के बाहर से आते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रासेलुलर बैक्टीरिया, फूड प्रोटीन्स, टॉक्सिन्स एंड फंजाई। और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं एंडोजिनस पाथवे की। जब वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो वायरस अपना जीनोम सेल के अंदर रिलीज़ करता है और नए वायरल प्रोटीन्स बनने लगते हैं। अब सेल के अंदर तो एबनॉर्मल प्रोटीन्स प्रेजेंट हो गए, तो बॉडी इन्हें इग्नोर नहीं करती है। सेल के साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोटियाजोम। ये अनवांटेड या एबनॉर्मल प्रोटीन्स को 8 to 10 अमीनो एसिड्स के पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। ये वही पेप्टाइड साइज है जो एमएचसी क्लास 1 प्रेफर करता है। उसके बाद प्रोटियोजोम रैंडमली प्रोटीन्स को डिग्रेड नहीं करता। ये सबसे पहले अनवांटेड प्रोटीन्स के ऊपर एक स्मॉल प्रोटीन अटैच करता है, यूबिक्विटिन। ये प्रोटीन एक टैग की तरह काम करता है और सिग्नल देता है कि इस प्रोटीन को डिग्रेड करना है। इसी प्रोसेस को कहते हैं यूबिक्विटिनाइजेशन। अब पेप्टाइड साइटोप्लाज्म में तो बन चुके हैं, लेकिन एमएचसी क्लास 1 से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे असेंबल होता है? तो पेप्टाइड्स ईआर के अंदर जाने के लिए टीएपी का यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विथ एंटीजन प्रोसेसिंग। टीएपी एटीपी का यूज़ करके पेप्टाइड्स को साइटोप्लाज्म से ईआर के ल्यूमेन में ट्रांसपोर्ट करती है। ईआर के अंदर अल्फा चेन और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन मिलकर इमैच्योर एमएचसी क्लास 1 बनाते हैं। इस स्टेज पर ही कई चैपरॉन प्रोटीन इसमें हेल्प करते हैं। चैपरॉन्स का काम है एमएचसी को प्रॉपरली फोल्ड करना और टीएपी के पास पोजीशन करना। जब सुटेबल पेप्टाइड आता है तब पेप्टाइड ग्रुव फिल हो जाती है। अब एमएचसी स्टेबल हो जाता है। पेप्टाइड लोडेड एमएचसी क्लास 1 गोल्गी एपरेटस के थ्रू सेक्रेटरी वेसाइकल्स के फॉर्मेशन के बाद सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। अब इन्फेक्टेड सेल अपने सरफेस पर वायरल पेप्टाइड डिस्प्ले कर रही होती है। ये डिस्प्ले देखकर CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट होती है और इन्फेक्टेड सेल को एपोप्टोसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय कर देती है। यही रीज़न है कि एमएचसी क्लास 1 इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा सिनेरियो आता है एक्सोजिनस पाथवे का। एक बैक्टीरिया बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। मैक्रोफेज या डेंड्राइटिक सेल उस बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस के थ्रू पहले इनगल्फ करती है। फिर बैक्टीरिया एक वेसाइकल के अंदर आ जाता है और ये वेसाइकल लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ होती है। अब लाइसोसोमल एंजाइम्स उस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करके पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स बना देती हैं और ये प्रोसेस एंडोसोमल लाइसोसोम के अंदर ही चलती है। इस टाइम पर ईआर के अंदर एमएचसी क्लास 2 भी सिंथेसाइज होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है। अगर ईआर में ही रैंडम पेप्टाइड एमएचसी क्लास 2 पर बाइंड हो जाए तो बॉडी ने इसके लिए भी एक सॉल्यूशन दिया। एमएचसी क्लास 2 के पेप्टाइड ग्रुप को एक प्रोटीन टेम्पररी ब्लॉक करके रखता है। इस प्रोटीन का नाम है इनवेरिएंट चेन। इनवेरिएंट चेन एक सेफ्टी कवर की तरह काम करता है। ये ग्रुप को प्रीमैच्योर पेप्टाइड बाइंडिंग से बचाता है। जब एमएचसी क्लास 2 एंडोसोमल कंपार्टमेंट में पहुंचता है तो इनवेरिएंट चेन डिग्रेड हो जाती है, लेकिन उसका एक छोटा सा फ्रेगमेंट ग्रुप में रह जाता है। इस फ्रेगमेंट को बोलते हैं क्लिप, क्लास 2 एसोसिएटेड इनवेरिएंट चेन पेप्टाइड, और ये अभी भी पेप्टाइड ग्रुप में रहता ही है। अब HLA-DM आता है। ये क्लिप को आकर रिमूव करता है और प्रोसेस्ड एंटीजेनिक पेप्टाइड को ग्रुप में लोड कर देता है। और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि HLA-DM के बिना प्रॉपर पेप्टाइड लोडिंग पॉसिबल नहीं होती है।
लोडेड MHC क्लास 2 गोल्गी के थ्रू होते हुए सेल के सरफेस पर जाता है और अब ये कॉम्प्लेक्स CD4 हेल्पर टी सेल को प्रेजेंट होता है। हेल्पर टी सेल साइटोकाइंस रिलीज करती है और पूरे एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देती है और फिर बॉडी की इम्यूनिटी से बैक्टीरिया किल हो जाता है। अब एक और एडवांस कॉन्सेप्ट पर आते हैं। नॉर्मली क्लास 1 एंडोजिनस पेप्टाइड्स प्रेजेंट करता है और क्लास 2 एक्सोजिनस पेप्टाइड्स को प्रेजेंट करता है, लेकिन डेंड्राइटिक सेल एक एक्सेप्शन क्रिएट करती है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन को भी MHC क्लास 1 पर ही प्रेजेंट कर सकती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉस प्रेजेंटेशन और ये वायरल इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रॉस प्रेजेंटेशन के बाद नेटिव CD8 टी सेल्स एक्टिवेट होती है और इस एक्टिवेशन को बोलते हैं क्रॉस प्राइमिंग। ये वैक्सीन बायोलॉजी और ट्यूमर इम्यूनोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब एक बार कंपैरिजन समझ लेते हैं MHC क्लास 1 और क्लास 2 का। क्लास 1 एंडोजिनस एंटीजन को प्रेजेंट करती है एंड क्लास 2 एक्सोजिनस को। क्लास 1 में प्रोटियोजोम यूज़ होता है एंड क्लास 2 में लाइजोजोम। क्लास 1 में टैप रिक्वायर्ड रहता है और क्लास 2 में टैप रिक्वायर्ड नहीं रहता है। क्लास 1 में पेप्टाइड की साइज़ 8 to 10 अमीनो एसिड होती है एंड क्लास 2 में 13 to 18 अमीनो एसिड। क्लास 1 में सारे न्यूक्लिएटेड सेल इंक्लूडेड है, लेकिन क्लास 2 में सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ही आते हैं। क्लास 1 में CD8 टी हेल्पर सेल्स यूज़ होती है और क्लास 2 के लिए CD4 टी सेल्स। तो ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर से याद रखना। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगर कोई इन्फेक्टेड सेल वायरल पेप्टाइड डिस्प्ले करती है तो हर टी सेल उस पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज नहीं करती है। हर टी सेल सिर्फ उस पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करेगी जो करेक्ट MHC मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट होता है। इसी रूल को बोलते हैं MHC रेस्ट्रिक्शन। टी सेल कभी भी फ्री एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करती, ये हमेशा पेप्टाइड प्लस MHC कॉम्प्लेक्स को ही रिकॉग्नाइज करती है। सिर्फ पेप्टाइड दे दिया जाए तो ये रिस्पॉन्स नहीं करेगी और सिर्फ अगर MHC भी हो तो भी रिस्पॉन्स नहीं करेगी। दोनों का कॉम्प्लेक्स होना बहुत ज़रूरी है। याद है हमने पहले पढ़ा था कि CD8 टी सेल्स MHC क्लास 1 को रिकॉग्नाइज करती है और CD4 हेल्पर टी सेल्स MHC क्लास 2 को रिकॉग्नाइज करती है। ये रेस्ट्रिक्शन रैंडम नहीं होता। CD8 मॉलिक्यूल स्पेसिफिकली MHC1 के अल्फा 3 डोमेन से ही बाइंड करते हैं और CD4 मॉलिक्यूल स्पेसिफिकली MHC2 के बीटा 2 डोमेन से बाइंड करते हैं। इसी स्ट्रक्चर कॉम्पेटिबिलिटी की वजह से ये स्पेसिफिसिटी मेंटेन होती है। थाइमस में टी सेल की ट्रेनिंग होती है। वहाँ सिर्फ वही टी सेल सर्वाइव करती है जो अपने MHC मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज कर सकती है। इसलिए मैच्योर टी सेल सिर्फ सेल्फ MHC के साथ ही प्रेजेंटेड पेप्टाइड्स को इफेक्टिवली रिकॉग्नाइज कर पाती है। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सेल्फ MHC रेस्ट्रिक्शन और ये ट्रांसप्लांटेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं HLA जीन्स की। HLA जीन्स ह्यूमन जीनोम के सबसे हाईली पॉलीमॉर्फिक जीन्स हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है एक ही जीन के बहुत सारे एलील्स पॉपुलेशन में प्रेजेंट होना। फॉर एग्जांपल HLA-B के थाउजेंड्स ऑफ एलील्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। अगर पूरी पॉपुलेशन का HLA सेम होता और नए वायरस उसे एस्केप कर देते या बच जाते तो पूरी पॉपुलेशन खतरे में आ जाती। इसलिए डिफरेंट HLA मॉलिक्यूल्स डिफरेंट पेप्टाइड्स को प्रेजेंट करते हैं और इसी वजह से कुछ लोग किसी इन्फेक्शन के लिए नेचुरली ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। हर पर्सन को HLA जीन मदर और फादर दोनों से मिलता है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों कॉपीज साथ में एक्सप्रेस होती है। इसे ही बोला गया था कोडोमिनेंट एक्सप्रेशन, यानी मदर के HLA मॉलिक्यूल भी सरफेस पर होंगे और फादर के भी। इसी वजह से एक इंडिविजुअल बहुत सारे डिफरेंट पेप्टाइड्स को प्रेजेंट कर पाता है। क्रोमोसोम 6 पर प्रेजेंट HLA जीन एक ग्रुप की तरह इनहेरिट होते हैं। इस कंप्लीट इनहेरिटेड सेट को हेलोटाइप बोला जाता है। एक हेलोटाइप मदर से और दूसरा फादर से। ब्रदर और सिस्टर में HLA कम्प्लीटली सेम होने के बाद भी इनकी प्रोबेबिलिटी होती है कि ये 25% ही सेम होते हैं। इसी वजह से सिबलिंग बोन मैरो डोनर सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड डोनर माना जाता है। कुछ HLA एलील्स स्पेसिफिक डिसीज़ के रिस्क को इंक्रीज़ करते हैं। ये डायरेक्टली डिसीज़ कॉज नहीं करते, बस सस्पेक्टिबिलिटी बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल HLA-DR3 ये एसोसिएटेड होता है टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ में और HLA-DR4 एसोसिएटेड होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ में। अब समझते हैं कि ट्रांसप्लांट रिजेक्ट होने का क्या कारण है। मान लो किसी पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है। डोनर की किडनी परफेक्टली हेल्दी है और सर्जरी भी सक्सेसफुल हो गई, लेकिन
कुछ दिन बाद रिसिपिएंट का इम्यून सिस्टम उस किडनी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, क्योंकि रिसिपिएंट की टी सेल डोनर के HLA मॉलिक्यूल को फ़ौरन रिकॉग्नाइज कर लेती है और इम्यून अटैक स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। ट्रांसप्लांट से पहले डोनर HLA टाइपिंग करते हैं। जितनी बेटर HLA मैचिंग होगी उतना रिजेक्शन का चांस कम होता है। इसलिए किडनी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट में HLA टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ग्राफ्टिंग के भी कुछ टाइप्स होते हैं। पहला है ऑटोग्राफ्ट, जहाँ पर सेम पर्सन के बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट में टिश्यू ट्रांसफ़र किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्किन ग्राफ्ट, यहाँ कोई रिजेक्शन नहीं होता। दूसरा है आइसोग्राफ्ट, यहाँ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल आइडेंटिकल ट्विंस, यहाँ पर भी बहुत कम रिजेक्शन होता है। थर्ड इज़ एलोग्राफ्ट, यहाँ पर सेम स्पीसीज़ होती है लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं। ये सबसे कॉमन ट्रांसप्लांटेशन है और यहाँ पर रिजेक्शन पॉसिबल भी होता है, लेकिन इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज़ जीनोग्राफ्ट, यहाँ पर अलग अलग स्पीसीज़ होती है। फॉर एग्जांपल पिग टू ह्यूमन, और यहाँ पर मैक्सिमम रिजेक्शन होता है। अब आते हैं अगले इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर, प्रेगनेंसी कैसे सक्सेसफुल हो जाती है। बेबी के पास फादर के HLA जीन्स भी होते हैं और टेक्निकली फीटस पार्शियली फॉरेन ही तो है, फिर रिजेक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लेसेंटा मल्टीपल इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म यूज़ करती है। ट्रोफोब्लास्ट सेल क्लासिकल MHC1 को एक्सप्रेस नहीं करते और रेगुलेटरी इम्यून मैकेनिज्म मैटरनल इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देते हैं। इसी वजह से नॉर्मल प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर पाती है। इफ़ेक्टिव वैक्सीन्स सिर्फ एंटीबॉडीज़ नहीं बनवाती, वो टी सेल रिस्पॉन्स भी इंड्यूस करवाती है। उसके लिए एंटीजन को प्रॉपर MHC मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए वैक्सीन डिज़ाइन में भी HLA डाइवर्सिटी को ध्यान में रखा जाता है। ये एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन एडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क था। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा यहीं एंड होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले टॉपिक की, टी सेल डेवलपमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।